नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज मैं आपके लिए एक ये विंडो एसी का पीसीबी बोर्ड की वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि पीसीबी बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है, जिसमें पीसीबी बोर्ड के कनेक्शन, अडॉप्टर, इसमें से आपका कंप्रेसर का सप्लाई, फ़ैन का सप्लाई, सीपी किस तरीके से जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भूलें ना। तो हम ये पीसीबी बोर्ड की पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ कि पीसीबी बोर्ड किस तरीके से लगाया जाता है अपने विंडो एसी के अंदर। ये विंडो एसी का है, विंडो एसी का पूरा बताता हूँ मैं आपको कि स्पीड के फ़ैन के स्पीड मोटर्स कैसे लगाए जाते हैं। तो ये वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरी तरीके से देखें और मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो दोस्तों ने पूछे हैं, उनके सवालों के अपन जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अपन उसका जवाब देने का। आउटडोर यूनिट का जो फ़ैन होता है उसको पीसीबी बोर्ड से कोई कनेक्टिविटी नहीं होता उसका। जब आउटडोर यूनिट का फ़ैन जो होता है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट चलने के बाद फ़ैन बंद हो रहा है, मतलब उस फ़ैन की वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है या उसका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। कैपेसिटर या पहले आप कैपेसिटर को चेंज करिए, कैपेसिटर चेंज करने के बाद आप उसको चेक करिए कि आपका फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है या नहीं चल रहा। आउटडोर का फ़ैन हमेशा चलना चाहिए, जब कंप्रेसर चलेगा तो वो चलता ही रहना चाहिए। अगर वो फ़ैन बंद हो रहा है 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, तो सबसे पहले आप उसका कैपेसिटर चेंज करिए। कैपेसिटर चेंज करने के बाद देखिए फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है मतलब मोटर ख़राब है, क्योंकि उसमें कोई पीसीबी बोर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता। फ़ैन होता है, कैपेसिटर होता है। जैसे घर का पंखा होता है, आप चला रहे हो, चल रहा है, बंद हो गया, मतलब कैपेसिटर ख़राब या पंखा ख़राब। तो आपको या तो वो फ़ैन का मोटर बदलना पड़ेगा, अगर फ़ैन का मोटर की वाइंडिंग ख़राब है तो, नहीं तो वो कैपेसिटर ख़राब होगा। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ फॉल्टी है। देखिए क्या होता है, कंप्रेसर इसलिए चलता रहता है क्योंकि कंप्रेसर को पावर सप्लाई मिल रहा होता है। कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है वो बराबर काम कर रहा है और उसका वाइंडिंग बराबर काम कर रहा है, इसीलिए आपका कंप्रेसर बराबर चलता रहता है। फ़ैन 10 मिनट चलने के बाद बंद इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका कैपेसिटर ख़राब है या उसकी वाइंडिंग ख़राब है, इस कारण वो दिक्कत कर रहा है। तो आपको इन दो चीज़ों पर काम करना है, फ़ैन के मोटर पर और फ़ैन के कैपेसिटर पर। दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब है, जो भी ख़राब है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और रही बात आपका रूम टेम्परेचर के हिसाब से आपकी मशीन ट्रिप नहीं हो रही, उसका कारण होता है सेंसर। अगर आपका सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है, सेंसर सही जगह पे प्लेस नहीं है, इवापोरेटर पे सही जगह पे अगर वो नहीं लगा है, तो वो बाहर की मशीन को ट्रिप नहीं करेगा। बाहर की मशीन को ट्रिप करने के लिए क्या करता है, जब भी वो रूम के टेम्परेचर पे आता है उस टाइम क्या करता है, वो आपका सीपी को बंद करता है। सीपी मतलब कंप्रेसर पावर, मैंने हमेशा आपको बताया। तो वो क्या करता है, जैसे आपने 22 डिग्री टेम्परेचर पर सेट किया, जैसे आपकी मशीन 22 डिग्री टेम्परेचर पे आपका इंडोर यूनिट आता है, तो वो क्या करता है, बाहर के कंप्रेसर का सप्लाई बंद करता है। तो ये सेंसर अगर सेंस नहीं कर पा रहा है या वो फॉल्टी होने के कारण वो नहीं हो रहा है, तो कंप्रेसर बाहर चलता रहेगा। तो आपको वो सेंसर चेंज करना है, या वो सेंसर सही जगह लगा है या नहीं लगा है वो देखना है, या उसकी वायरिंग देखनी है कि कहीं वायरिंग कटी तो नहीं है, या वो क्लिप में सही से लगा है कि नहीं लगा है, ये आपको चेक करना है। कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो भी ख़राब होने के कारण होता है, तो कैपेसिटर को भी चेंज कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा। क्या होता है कि बस आप गए, मशीन चालू करी, मशीन बंद हो रही है, चालू हो रही है, चलो फ़ोन लगा लेते हैं, ऐसा मत करो। पहले आप देखो उस मशीन में कि उस मशीन में खराबी क्या है, पहले वर्कआउट करो, उसको देखो, उसको ढूंढो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद आप फ़ोन करो जब आप अटक जाओ तब। अगला सवाल, कंप्रेसर 10 मिनट तक चलता है, फिर से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, जैसे देखिए अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि एक ओनिडा का 1.5 एसी है जो 10 मिनट चलता है, 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है। अब वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सेम चीज़, या तो उसका कंडेंसर चौकअप हो गया होगा या उसके फिल्टर में कचरा आ गया होगा। ये दो कारण होते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि ये बेसिक कारण यही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल कम हो जाता है, तब भी ये दिक्कत आती है, तो आपको ऑयल भरना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ों पर आप काम करिए, आपका ये मशीन चालू हो जाएगा। और एक कारण और होता है, एक बेसिक कारण ये होता है कि कई बार ज़्यादातर देखा गया कि फ़ैन का स्पीड कम होने के कारण भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो फ़ैन का स्पीड बराबर होना चाहिए, फ़ैन बराबर चलना चाहिए। फ़ैन का जो स्पीड होता है उस आरपीएम पे चलना चाहिए। फ़ैन पे हमेशा लिखा रहता है कितना आरपीएम है, क्या है, क्या नहीं है, तो उस स्पीड पे वो चलना चाहिए। हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, जो लोग काम करते हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वो फ़ैन की स्पीड को देख के समझ जाते हैं कि फ़ैन बराबर स्पीड पे चल रहा है नहीं चल रहा है। अब फ़ैन बिल्कुल धीरे 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 चल रहा है तो भी आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फ़ैन का एक स्पीड होता है, उस स्पीड पर उसको चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और कई दोस्तों ने मुझसे पूछा, सर 1 टन मशीन कितनी जगह पे लगेगा, 2 टन मशीन कितनी जगह पे लगेगा। तो देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन मशीन लगता है। लोग बोलते हैं 110 पे लगा दो, 120 पे लगा दो, ये मत करो। अगर नियम के हिसाब से चलोगे तो 100 स्क्वायर फीट पे, 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन की मशीन लगती है। ठीक है, 200 स्क्वायर फीट है तो 2 टन लगेगा।
अब मान लीजिए 130 स्क्वायर फीट है तो आपको वहाँ पे 1.5 टन का लगाना पड़ेगा। लोग 1 टन लगा देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नियम कहता है कि 100 स्क्वायर फीट पे 1 टन लगेगा। और कुछ सवाल है? अगर इंडोर यूनिट से पानी आ रहा है तो ड्रेनिंग पाइप इंडोर यूनिट से अगर पानी गिर रहा है, मान लीजिए इंडोर यूनिट से आपका पानी गिर रहा था, उसका सिर्फ कारण क्या होता है, उसका ड्रेनेज पाइप जो होता है वो तरीके से लगा नहीं होता। तो अगर उसके ड्रेनेज पाइप में कहीं से भी थोड़ा सा भी लीकेज है या कुछ है तो आपका इंडोर यूनिट के नीचे से पानी गिरने लगेगा। और इंडोर यूनिट जब भी लगाओ तो आप देखिए जिस तरफ की ओर पाइप गया, मान लीजिए कि आपका पाइप राइट हैंड साइड गया तो हल्का सा झुकाव जो है आप अपने इंडोर यूनिट को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एक हल्का सा ढलान दीजिए ताकि पानी का फ्लो राइट हैंड साइड को जाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड को है तो आप इंडोर यूनिट को हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड, ज़्यादा नहीं, एक जर्रा सा, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर पानी का बहाव जाएगा। मतलब आपको ये तो मालूम पानी हमेशा ढाल पे चलता है, इस ढाल पर रखोगे तो इस ढाल पे जाएगा, इस ढाल पर रखोगे तो इस ढाल पे जाएगा। तो एक जर्रा सा 19-20 के फर्क में आपको उसको थोड़ा सा वो देना है तो वो उस तरफ जाएगा। और ड्रेन अगर पानी अंदर गिर रहा है मतलब आपका जो है इंडोर यूनिट के अंदर जो पाइप लगा होता है वो पाइप कहीं ना कहीं सही से नहीं लगा या कहीं पे वो फट गया है, इस कारण पानी अंदर गिर रहा है, तो वो आपको खोल के चेक करना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब दे दिया मैंने। इवेपोरेटर में पूरी आइस आ गई हाँ, और कंप्रेसर भी हीट है या इवापरेटर पे आइस जमा होने का कारण क्या होता है? इवापरेटर देखिए आइस जमा होने के कारण दो या तीन होते हैं, जिसमें कि एक आपका फैन का स्पीड कम चलने पर भी इवापरेटर पे जो है आपका जो है आइस जमा हो जाता है। दूसरा गैस कम होने पे, हमेशा ज़्यादातर देखा गया है कि मशीन के अंदर जब गैस कम होता है तो आपके इवापरेटर पे या किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आइस जमा होना शुरू हो जाता है। तो आइस जमा होने के यही 2-3 कारण होते हैं। कहीं चौकअप हो गया तो भी आइस जमा होता है, तो ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मशीन हाई एम्पियर लेने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये मशीन, जैसे मैंने आपको बताया, मशीन जब ताकत लगाती है, किसी भी मतलब गैस को धक्का देने में ताकत लगा रही है, अपनी क्षमता से ज़्यादा जोर लगा रही है तो एम्पियर खींचना स्टार्ट करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस कारण से इतना एम्पियर ले रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ब्लॉकेज है या कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो हवा को सही से फ्लो नहीं कर रहा है, या कंडेंसर पे हवा नहीं जा रहा है, या गैस में दिक्कत आ रही है, या कैपिलरी जाम हो रही है, या आपका फिल्टर जाम हो रहा है, इस कारण ये एम्पियर ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। कई बार वाइंडिंग के दिक्कत के कारण भी एम्पियर ज़्यादा लेता है। वो आपको खुद एनालाइज करके निकालना पड़ेगा कि एम्पियर को ज़्यादा ले रहा है। इसका कोई एक कारण नहीं होता, कई कारणों के कारण एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपने एसी को चालू किया और आउटडोर में आपका फ़ैन चालू नहीं हो रहा तो फ़ैन सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है, एक कैपेसिटर और एक फ़ैन मोटर। ये 2 ही चीज़ होते हैं इसके अंदर। अगर आपने कैपेसिटर बदला उसके बाद भी फ़ैन नहीं चल रहा, मतलब फ़ैन में फॉल्टी है, तो फ़ैन बदल दो, चलने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई पीसीबी बोर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 चीज़ों पर फ़ैन चलता है, बाहर का, आउटडोर। ठीक है। अब मान लीजिए कि इंडोर का फैन बंद हो रहा है। अगर इंडोर का फैन बंद हो रहा है तो आपको पीसीबी बोर्ड के अंदर चेक करना पड़ेगा कि आपके कपलर सही से लगा है, वायरिंग कहीं कट तो नहीं किया है। उसके बाद आपको मोटर का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, मोटर पर वोल्टेज बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पीसीबी बोर्ड से जो वोल्टेज निकल रहा है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो वहाँ से बराबर आ रहा है मतलब आपका अंदर का मोटर खराब है। अगर पीसीबी बोर्ड से वो वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब पीसीबी बोर्ड में फॉल्ट है, तो पीसीबी बोर्ड चेंज करो या पीसीबी बोर्ड को रिप्लेस कराओ या रिपेयर कराओ, है ना। ये इंडोर यूनिट के पीछे से पानी निकलने का कारण क्या होता है कि इसके नीचे एक प्लेट लगा होता है। आगे की तरफ आप जब भी मशीन खोलेंगे आगे की तरफ प्लेट लगा होता है जिसमें इवापोरेटर का पूरा पानी आके स्टोर होता है, और उसमें से ही जो पाइप लगा होता है जिसको ड्रेनेज वाटर बोलते हैं वो बाहर जाता है। अगर वो सही से नहीं लगा है, या ऊपर उसकी फिटिंग सही से नहीं हुई तो पानी वो पीछे की ओर फेंकता है। ऊपर कई इवापोरेटर होते हैं जो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, कई बिल्कुल सीधे होते हैं। जो मुड़े हुए होते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, उसमें क्या होता है वो पानी पीछे की ओर फेंकने लगता है। तो या तो उसको आपने सही से सेट नहीं किया, उसको पूरे तरीके से उसको सेट करोगे तो पीछे की ओर पानी नहीं फेंकेगा। पानी फेंकने का कारण सिर्फ ये कि या तो ट्रे में पानी बराबर नहीं आ रहा है या आपका पाइप फट गया है। देखिए क्या होता है, आप गैस का प्रेशर मेंटेन करने से अंदर का पानी का कोई लेना देना, अंदर पानी जो गिर रहा है वो आपके ट्रे में नहीं आ रहा है इसीलिए पानी गिर रहा है, उससे गैस का कोई लेना देना नहीं होता है। आप सोचोगे अरे गैस कम है, मैं गैस ज़्यादा डाल देता हूँ तो पानी नहीं गिरेगा, तो ऐसा नहीं होता। गैस ज़्यादा डालोगे तो कूलिंग ज़्यादा आएगा तो पानी और आएगा, तो वो पानी को उस जगह पे स्टोर करने की जगह जो है वहाँ पे चेक करो वो आपका सही से फिट है कि नहीं है। वो कई बार सही जगह लॉक नहीं होता तो पानी अंदर गिरता है, तो उसको हमेशा आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो ये हो गए हमारे कुछ सवालों के जवाब। तो हम चलते हैं अपने विंडो एसी की पीसीबी बोर्ड की तरफ। विंडो एसी की पीसीबी बोर्ड कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और हमारा जो विंडो एसी का प्रोजेक्ट था वो लगभग चालू होने वाला है बहुत जल्दी। काफ़ी दोस्तों ने हम लोग को उसके लिए
डोनेशंस वगैरह दिए हैं, जिनके नाम और डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं विंडो एसी का प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। तो लगभग हम पहुँच गए हैं, तो चालू करेंगे हम बहुत जल्दी विंडो एसी का प्रोजेक्ट। तो अभी हम चलते हैं पीसीबी बोर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये एक विंडो एसी का पीसीबी बोर्ड है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर अपन इस पीसीबी बोर्ड पे देखें तो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, फ़ैन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है, टेम्परेचर को अप और डाउन करने का दिया हुआ है ना, और पावर ऑन दिया हुआ है, और सारी चीज़ों का यहाँ पे डिस्प्ले लाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले लाइट दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस पोर्शन पर डिस्प्ले लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर बताता है, ये आपका रिमोट का जो सेंसर होता है वो है, ये आपका पावर ऑन ऑफ करने का है मैन्युअली, ये टेम्परेचर अप और डाउन करने का है। यहाँ पे मोड दिया हुआ, कौन से मोड पे चलाना है, फ़ैन मोड पे चलाना है कि टेम्परेचर मोड पे चलाना है, मतलब एसी मोड पे चलाना है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ टाइमर दिया हुआ है। तो ये पीसीबी बोर्ड का फंक्शन है। तो ये फंक्शन पीसीबी बोर्ड किस तरीके से करता है ये मैं आपको बताता हूँ। और पीसीबी बोर्ड पूरा अपन इसको खोलते हैं, इस पीसीबी बोर्ड को, और मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर अपन इसको खोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ही कैपिलरी के बारे में बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर 110 में कितना कैपिलरी लगेगा, कितना गैज का लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो ये इसका अडॉप्टर है, जिसको अपन खोल के अलग करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने हमेशा बताया, देखिए ये जो है ये इवोपरेटर का सेंसर है। ये सेंसर इवोपरेटर के अंदर लगता है, इवोपरेटर का टेम्परेचर देखता है, जो ट्यूब टेम्परेचर बोलते हैं। ये होता है रूम टेम्परेचर का सेंसर। देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है, ये थोड़ा सा देखिए तांबे का होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये तांबे का है, इसको थोड़ा सा अपन घिस के देखेंगे तो तांबे का होता है। तो इससे, और ये थोड़ा बड़ा भी होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। ये थोड़ा सा देखिए, अगर आप देखें तो एक एलईडी की तरह होता है। ये आपका रूम सेंसर होता है। ये इवोपरेटर के आगे लगता है, ये इवोपरेटर के ट्यूब के अंदर लगता है। ठीक है, ये दो सेंसर है ना, ये इसके अंदर यूज़ होता है। और ये सेंसर आपको विंडो एसी में भी मिलेगा और आपको स्प्लिट एसी में भी मिलेगा, है ना। ये देखिए, ये इसका अडॉप्टर है। ये अडॉप्टर कितने वोल्ट का है ये 13.5 वोल्ट का है ये 13.5 वोल्ट का है, 2 एम्पियर लेता है, और ये 230 वोल्ट तक का जो है पावर को जो है ये मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि देखिए हर चीज़ का एक कपलर होता है। देखिए ये कपलर है, ये इसका कपलर है पावर जाने का, है ना। तो मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ ताकि अपन आगे भी काम कर सके। देखिए ये कपलर निकाला मैंने, ये देखिए ये कपलर है, ये कपलर को निकाल दिया तो ये अडॉप्टर बाहर आ गया। ठीक है, और ये अडॉप्टर काय के लिए यूज़ होता है, ये क्या करता है, हम जब यहाँ से इसको पावर सप्लाई देते हैं, 230 वोल्ट इसका पावर सप्लाई है, हमारे यहाँ पे 220 240 आता है। जब हम यहाँ से पावर सप्लाई इन करते हैं तो यहाँ से ये 13 वोल्ट को आउट करता है। इसमें 13 वोल्ट लिखा है, वैसे 12 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन 13.5 वोल्ट लिखा है। ठीक है, तो 12 वोल्ट और 13 वोल्ट का रहता है ना। अब वो डिपेंड करता है पीसीबी बोर्ड कितने वोल्ट का रहता है, उस हिसाब से अडॉप्टर हम लोग लगाते हैं। और ये क्या करता है, पीसीबी बोर्ड को करंट देता है। ठीक है, ये पीसीबी बोर्ड को करंट देता है, जिससे पीसीबी बोर्ड काम करना स्टार्ट करता है, इसके अंदर के फंक्शंस काम करना स्टार्ट करता है। तो इसका काम ये होता है कि पीसीबी बोर्ड को करंट देता है। चलिए अब हम पीसीबी बोर्ड को खोलते हैं। चाहूँ तो मैं आपको इसके अंदर भी दिखा सकता था, लेकिन आपको इसके अंदर के अच्छे से समझ में नहीं आ गया, इसलिए अपन इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अपना विंडो एसी का काम जो है लगभग हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है तो अपना हो जाएगा। देखिए ये इसका सिर्फ एक कैबिनेट है ना। ये इसके बटन के फंक्शंस, इसके फंक्शंस वगैरह के बटन ये दिए हुए हैं। देखिए ये जो अपन बाहर से दबाते हैं ना, ये बटन है ना। हालांकि हम लोग पीसीबी बोर्ड रिपेयर नहीं करते, पीसीबी बोर्ड खराब होता तो पीसीबी बोर्ड को अपन जो रिपेयर करते हैं पीसीबी बोर्ड, उनसे रिपेयर करवाते हैं अपन, है ना। तो देखिए इसके अंदर 2 बोर्ड यूज़ किया गया है। एक आगे का जो हमारा जो पावर सप्लाई वगैरह को जो फ़ैन का स्पीड, एयर कंडीशन में रखना है, फ़ैन मोड में रखना है, ये सब देखते हैं ना।
उसके लिए ये बटन्स दिए हुए हैं, है ना। ये बटन जो है जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो जो मोड दिया हुआ है, एक में मोड बटन है, फैन बटन है, टेम्परेचर है, स्पीड अप डाउन है, पावर है, एलईडी है। देखिए एलईडी है, कौन सा चीज़ काम कर रहा है उस हिसाब से ये एलईडी यहाँ पे जल जाता है, तो वो यहाँ पे अपने को दिखता है। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले यहाँ पे अपने को टेम्परेचर बताता है कि कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। क्या है इस रूम में, ना एसी है ना फैन है। फैन मैं चला नहीं सकता हूँ क्योंकि फैन चलाऊंगा तो नॉइस आएगा, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये एलईडी है, जिसमें देखिए अगर आप फैन चालू करेंगे तो ये वाला एलईडी चालू हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मोड पे, ड्राई मोड पे चलाएंगे तो ये टाइमर के हिसाब से ये, तो ये एक एक चीज़ का डिस्प्ले करता है। और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये आपका टेम्परेचर बताता है कि आपने कितने टेम्परेचर पे मशीन को सेट करके रखा है। और ये जो काला कलर का आप छोटा सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंसर होता है, ये आपका रिमोट का सेंसर होता है। रिमोट से जब आप ऊपर नीचे करते हैं, टेम्परेचर अप डाउन करते हैं, तो ये सेंस करता है और ये मदरबोर्ड, इसके जो पीसीबी बोर्ड है, इसको वो एक्टिवेट करता है। ये इसके स्विचेस हैं, ठीक है। ये आईसी है, ये इसका कनेक्शन पावर का है, जो ऊपर से ये वाले बोर्ड पे दिया जाता है, मतलब पावर सप्लाई यहाँ से इधर जाता है, जो भी इसके बीच का कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को ये कंप्लीट करता है। अब देखिए, अब आते हैं अपन अपने मेन चीज़ की तरफ। ये तो हो गया हमारे बोर्ड का कि हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या नहीं सेट कर रहे हैं, वो चीज़ करते हैं। अब आते हैं हमारी बोर्ड की तरफ। तो देखिए, जैसे मैंने हमेशा बताया आप लोगों को कि इसके अंदर क्या होता है, एक कॉमन वायर आता है। कॉमन वायर कहाँ आता है, यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो होते हैं, कॉमन और लाइन या फेज बोलते हैं, तो वो इस पे आता है कॉमन वायर, है ना। और फेस वायर हमारा सीधे आता है इस पे 3 नंबर पे, रिले के 3 नंबर पे, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया। और 4 नंबर से हमारा क्या चला जाता है, कंप्रेसर पे चले जाता है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है ना। तो ये हमारा रिले लगा है। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है कि भाई हमारा रिले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करना है, तो क्या करना है। कई बार रिले खराब होने के कारण भी कंप्रेसर चलता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम इस 3 नंबर से पॉइंट निकालेंगे और 4 नंबर का पॉइंट निकालेंगे, दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसको कहते हैं बाईपास। उसको अपन ने जैसे ही जोड़ दिया और हम चालू करेंगे तो हमारा कंप्रेसर चालू होना चाहिए। अगर कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है फिर भी, तो फॉल्ट कुछ और है, तो हम वापिस इन दोनों तारों, मतलब हमारा रिले सही काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम वापिस इधर लगा देंगे। और एक तरीका है कि आप 3 नंबर पर लगे रहने दो, उसके बाद पावर चालू करो, उसके 3 मिनट के बाद ये 4 नंबर पर टेस्टर लगा के देखो टेस्टर जल रहा है कि नहीं। अगर टेस्टर जल रहा है मतलब हमारा रिले काम कर रहा है, नहीं जल रहा है 3 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के बाद देख लो नहीं जल रहा है, मतलब हमारा ये रिले खराब है, ये हमको बदलना पड़ेगा। तो ये जो पीसीबी बोर्ड बनाते हैं उनके पास ले आकर दे दोगे तो वो बदल के दे देंगे। अगर नहीं बदलना है आपको, तुरंत करना है, तो इस रिले के 3 नंबर से निकालो और 4 नंबर के निकालो, नए रिले में 3 नंबर लगाओ, 4 नंबर लगा दो, ठीक है। और उसी में से एक लूप लाइन बना के इसके 3 नंबर पर लगा दो, ताकि ये बोर्ड को भी सप्लाई देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसको भी इस 3 नंबर पर भी करंट दे देना, ठीक है। तो ये करना है अपने को। अब देखिए क्या होता है, फैन, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन वायर आ गया, यहीं से कॉमन वायर एक हमारा चला गया फैन पे, ठीक है। एक फेस वायर इसी से लूप बना के फेस भी उसी पे चले गया। इस जगह पे से हमारा कॉमन जाएगा, यहाँ से हमारा स्पीड मेंटेन होता है फैन का। देखिए फैन का स्पीड मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ दिए हुए हैं, 1 2 3, जिसमें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लो स्पीड, हाई स्पीड एंड मीडियम स्पीड, ठीक है। इस तरीके से ये दिया हुआ है। नहीं, इसके अंदर सिर्फ लो स्पीड और हाई स्पीड दिया है, सिर्फ 2 ही तरह के स्पीड है दिए। कई मशीन में 3 स्पीड होता है, इसमें लो स्पीड और हाई स्पीड दिया हुआ है। और फिर जो अगला दिया हुआ वो स्विंग मोटर का दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट स्विंग मोटर का है। तो क्या होगा, न्यूट्रल वायर स्विंग मोटर का इसमें लग जाएगा और दूसरा वायर स्विंग मोटर का इस पे लग जाएगा। तो स्विंग मोटर हमारा, जैसे आप रिमोट से स्विंग चालू करोगे तो ये वाला पॉइंट चालू हो जाएगा और स्विंग चलने लगेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसके दिए, दो फैन मोटर के हो गए और एक आपका स्विंग मोटर का हो गया। तो इसमें बस इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ये हमारे 2 सेंसर हो गए, दोनों सेंसर, रूम सेंसर और ट्यूब सेंसर दोनों हो गए। रिले हो गया, ये आपका जब मशीन चालू करते हैं बंद करते हो तो एक आवाज़ आता है टी पीप, तो ये वो बीप होता है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन चालू कर रहे हैं लेकिन मशीन चालू नहीं हो रहा, ये विंडो एसी का मशीन चालू कर रहे हो, मशीन चालू नहीं हो रहा। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमें अपना पावर सप्लाई चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा पावर सप्लाई हम चेक करेंगे 3 नंबर पे, 3 नंबर पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 नंबर पे करंट आ रहा है मतलब करंट आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है, इस फ्यूज़ को आप खोल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम कर सकते हैं, है ना। ये देखिए इसका कवर है, तो हम ये देखिए इस जगह पे फ्यूज़ दिया हुआ है, इस फ्यूज़ को हम क्या करें, ऐसे निकाल सकते हैं,
इसको ऐसे हल्का से जो करके, ये देखिए ये फ्यूज़ है। कई बार ये फ्यूज़ ख़राब होने के कारण इसके अंदर करंट नहीं जाता, करंट नहीं जाने के बाद भी मशीन नहीं चलता, तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, ये फ्यूज़ को बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास तुरंत फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है तो क्या करिए, एक 2 तार 3 तार निकाल लीजिए, पतला से एक तार यहाँ से जोड़ लीजिए, एक तार यहाँ जोड़ के इसको वापस इसमें डाल देंगे तो ये चालू हो जाएगा। लेकिन आपको फ्यूज़ डालना है, उस टाइम टेम्परेरी आप चला सकते हो इसको, तो आप या तो फिर एक तार को यहाँ से लेके इस पर लपेट दो, ऐसे लपेट दोगे तो ये चलने लगेगा। लेकिन हमको ये फ्यूज़ बदलना है, ये फ्यूज़ बहुत ज़रूरी होता है इसको बदलना, ये बोर्ड को नहीं तो सप्लाई को मैनेज करता है ये फ्यूज़, ठीक है। और उसके बाद जब आप फ्यूज़ बदल दोगे तो ये कवर है, इसका कवर इसके ऊपर ऐसे लगा दो, किसी में कवर होता है किसी में नहीं होता है ना, ठीक है। इस तरीके से ये लगा दो। अब मान के चलो कि इसकी आईसी ख़राब हो गई, या इसका डायोड ख़राब हो गया, या इसका कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो गया, तो क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ों को हम नहीं बना सकते। ये काम कौन करता है, जो ये पीसीबी बोर्ड पे काम करते हैं वही लोग कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पीसीबी बोर्ड को निकाल के ले जाके उनको देना है और बोलना भैया ये पीसीबी बोर्ड में ऐसे सा फॉल्ट है, इसको ठीक करके दो। वो ठीक करके देंगे, आपको ले जाके वापस मशीन में लगाना है, बस इतना ही करना है। देखिए पीसीबी बोर्ड के अंदर सिर्फ इतना ही होता है। फैन का स्पीड का बता दिया, स्विंग स्पीड का बता दिया, कंप्रेसर को पावर का बता दिया, कंप्रेसर को 4 नंबर से पावर कैसे जाता है ये बता दिया, ये रिले है 3 नंबर पे आएगा, 3 से 4 जाएगा। बाकी डायग्राम पुराने वीडियोस में वो देख लीजिएगा किस तरीके से पीसीबी बोर्ड से वायरिंग जाता है ना। और ये आगे जैसे मैंने बताया ये इसके स्विचेस वगैरह हैं, है ना, जो भी आपको मोड सेट करना है, ये इसका वो बताता है डिस्प्ले बोर्ड है ना। सबके डिस्प्ले बोर्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग सब एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पीसीबी बोर्ड, और ये हो गया इस पीसीबी बोर्ड को पावर सप्लाई देने वाला अडॉप्टर, जिसको कई जगह पे एलिमिनेटर भी बोलते हैं, एलिमिनेटर ऐसे कुछ बोलते हैं, कुछ जगह ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मालूम नहीं, लेकिन हम लोग इसको अडॉप्टर बोलते हैं। तो ये अडॉप्टर होता है, जैसे हमारा मोबाइल चार्ज करने के लिए हम अडॉप्टर यूज़ करते हैं, उसी तरीके का ये अडॉप्टर होता है। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्लिप होता है ना, ये जिस चीज़ के लिए बना होता है उसी जगह पे लगेगा। अगर आप सोचो कि मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो ये यहाँ लगेगा ही नहीं, है ना। इसको कितनी भी कोशिश करोगे यहाँ नहीं लगेगा, ये जिस जगह पे लगना है उसी जगह पे लगेगा, ये इस जगह का तो इसी जगह पे लगेगा। देखिए ये लग गया। उसी तरीके से ये देखिए छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला हर चीज़ का अडॉप्टर का जो अडॉप्टर ने हर चीज़ का कपलर जो होता है अलग होता है, तो इसको इस पर लगा दिया तो ये हमारा अडॉप्टर चालू हो गया। मतलब यहाँ से पावर गया और यहाँ से पावर इन हो गया, मतलब हमारे मदरबोर्ड को जो है पावर मिलना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए ये अडॉप्टर है, तो ये देखिए अब आप सोचो कि इसको मैं कहीं और घुसेड़ दूँ तो नहीं घुसेगा, ये यहीं पे ही जाएगा, इसी पॉइंट पे जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, बस ये हो गया। ये आपका सेंसर हो गया, है ना। यहाँ से आपने फ़ैन के मोटर का निकाल दिया, कॉमन यहाँ दे दिया फ़ैन का, कंप्रेसर का भी कॉमन यहाँ दे दिया, यहाँ से फेस ले गए, कैपेसिटर पे दिया, कैपेसिटर लूप मार के एक उधर दे दिया, एक अपने स्टार्ट पे दे दिया, एक रन पे दे दिया, हो गया हमारा कंप्रेसर के कनेक्शन चालू। यहाँ पे करंट आ ही गया है। जैसे 3 नंबर से 4 नंबर पे करंट आएगा कंप्रेसर उठ जाएगा। जैसे ही आप फैन का स्पीड बढ़ाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉमन दे दिया, फेस यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से आपका करंट एक जैसे करंट जाते हैं शुरू करेगा, वो चलने लगेगा, है ना। बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसके अंदर। पीसीबी बोर्ड यही होता है। तो दोस्तों अब हम इस पीसीबी बोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा जो अभी जो विंडो एसी का जो प्रोजेक्ट अभी चालू होने वाला है, अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जब मैं ये करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये मैंने आपको इसीलिए अभी बताया ताकि जब उस टाइम करूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो हम इस पीसीबी बोर्ड पे कैसे वायरिंग करते हैं ये मैं आपको सीधे उस पर दिखाऊंगा। देखो यहाँ से वायर निकला इधर गया, यहाँ से वायर निकला इधर गया। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लगभग लोगों के तो समझ में आ गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे थे, है ना। दोस्तों ने मुझसे जो है कैपिलरी ट्यूब के बारे में पूछा कि कैपिलरी ट्यूब कैसा लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो मैं इसका आपको एक यूनिवर्सल जो मापदंड है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसका वैसे तो हम लोग जो तरीका यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, जो मशीन में कैपिलरी लगाओ तो उसको हम नाप लेते हैं कितना कैपिलरी लगा है और कितने गेज का लगा, हम उस हिसाब से उसको लेके आते हैं। लेकिन मान लो कभी सड़ गया, गल गया या ख़राब ही हो गया, अपने को मिल ही नहीं रहा उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब, थोड़ा बहुत मिला अपने को, तो हम कैसे निकालेंगे। तो विंडो एसी का जो कैपिलरी होता है वो होता है 1 टन में यूज़ होता है 25 इंच और 0.60 गेज, मतलब 25 इंच हमको लगेगा 1 टन पे विंडो एसी पे, ठीक है। और उसका गेज होगा 0.60। 1.5 पे जो होगा 25 से लेके 27 इंच 25 टू 27 इंच का जो है हमको कैपिलरी लगेगा और 0.64 गेज का लगेगा। और वही वो विंडो एसी अगर 2 टन का है तो 30 इंच हमको कैपिलरी लगेगा और 0.64 गेज लगेगा। ये विंडो एसी का हो गया। विंडो एसी का इतना था, इसको आप लिख लो, मैं दोबारा बोलता हूँ। 1 टन का एसी अगर विंडो एसी है तो 25 इंच का 25 इंच आपको कैपिलरी लगेगा,
0.60 गेज का लगेगा। ठीक है, 1.5 है तो 25 से लेकर 27 इंच 25 टू 27 इंच का आपको कैपिलरी लगेगा, 0.64 गेज लगेगा। 210 का है तो 30 इंच का कैपिलरी लगेगा, 0.64 गेज लगेगा। ये विंडो एसी। ठीक है, ये 2 टन का मैंने लास्ट में आपको बताया। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, स्प्लिट एसी की तरफ। स्प्लिट एसी का अगर 1 टन की मशीन है तो 18 इंच कैपिलरी लगेगा, 1.60 का आपको गेज लगेगा, है ना। 18 इंच की कैपिलरी और उसका गेज जो होगा वो 1.60 होगा। अगर 1.5 मतलब 1.5 टन का स्प्लिट एसी है तो आपको 20 इंच कैपिलरी लगेगा, 0.64 गेज लगेगा। 2 टन का है तो आपको 22 इंच मतलब 22 इंच कैपिलरी लगेगा, 0.64 गेज आपकी कैपिलरी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कैपिलरी के बारे में। ठीक है, अब कंप्रेसर, कई लोग बोलते सर हम कैसे पता करें कि ये कंप्रेसर कितना है, ये कंप्रेसर को हम कैसे नापें कि ये 1 टन का है कि 2 टन का है कि 3 टन का है। तो देखिए कंप्रेसर में एक चीज़ लिखा होता है LRA। ठीक है, LRA जो होता है उससे आप पता कर सकते हो कि ये कंप्रेसर कितने टन का है या कितने उसका है। वो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। LRA के बारे में बाद में कोशिश करूँगा बताने का कि LRA को किस तरीके से निकाला जाता है। LRA का मतलब होता है लो प्रेशर एम्पियर। ठीक है, लो प्रेशर एम्पियर से आप पता कर सकते हो कि ये कितने टन का कंप्रेसर है। तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जैसे आपको पीसीबी बोर्ड के बारे में बताया, पीसीबी बोर्ड में क्या क्या होता है। पीसीबी बोर्ड बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है पीसीबी बोर्ड, है ना। और मैं हमेशा जैसे वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप बिजली का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें, सावधानी जरूर बरतें। सावधानी जरा भी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी हमेशा बरतें। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिए, उसके बाद ही आप ये काम करें, अन्यथा इस काम को ऐसा ना करें। और कोशिश करें कि अपने किसी मित्र जो भी आपके ये काम करते हो उनके साथ थोड़ा सा जाके फील्ड में काम करें। देखिए जो लोग फील्ड में काम करते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि अरे ये क्या बताया, ये तो है ना, इसके बारे में तो मालूम है हमको। लेकिन क्या होता है, जो नए लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें जो उनको बताना ज़रूरी होता है कि भाई कैसे होता है, क्या होता है ना। और कभी भी घबराने का नहीं, काम करते वक्त घबरा के काम करोगे तो काम नहीं होगा, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं। और क्या है कि इंजीनियर्स बहुत घूमते हैं मार्केट में, तो उसका टेंशन नहीं लेने का, बोले अरे तेरे को कुछ नहीं आता। और कोई भी देखो धीरे 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 कर करके ही आदमी सीखता है ना। कई जगह पे कई चीज़ों पे आदमी अटक जाता है, कई जगह पे अच्छे अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी अटक जाते हैं कई बार, है ना। तो क्या होता है, ये डरना नहीं इससे करने का। समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्यों नहीं, एक मान लीजिए कि भाई आपका हाई स्पीड चल रहा है, लो स्पीड नहीं चल रहा है, लो स्पीड चल रहा है, हाई स्पीड नहीं चल रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब आपके पीसीबी बोर्ड में ये चीज़ खराब हो गया है ना। अभी पीसीबी बोर्ड के अंदर क्या खराब हो गया ये अपने को भी नहीं मालूम है। तो हमारा काम क्या है, इसको निकालना और ले आके पीसीबी बोर्ड वाले के पास ले आना, बोलना भैया इसका हाई स्पीड चल रहा है, लो स्पीड नहीं चल रहा। तो वो देख के जो खराबी होगी वो चीज़ हटा के वो हाई स्पीड भी चालू करके दे देगा। तो आपको ले आकर दोबारा लगाना है। और उसको चेक करने का तरीका क्या है, टेस्टर लगाओगे यहाँ पे तो ये जलना चाहिए। जब आप हाई स्पीड पे डालोगे तो हाई स्पीड का पॉइंट चलना चाहिए, लो स्पीड पे डालोगे तो लो स्पीड पे करंट आना चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। उसका एक और तरीका है, यहाँ पे आप एक होल्डर बल्ब ले लो, न्यूट्रल पे न्यूट्रल की लाइन दे दो, फेस लाइन यहाँ पे टच कर दो, और आप हाई स्पीड पे डालोगे तो आपका बल्ब जलना चाहिए, लो स्पीड पे लगाओगे तो लो स्पीड का जलना चाहिए। तो इससे भी समझ में आ जाएगा ये पीसीबी बोर्ड यहाँ से करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो क्या होता है कि आप जब काम करना सीखो, काम करोगे, काम करते 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 एक दिन ऐसा आपको समझ में आने लगेगा यार इसको कैसे चेक किया जाता है। क्या होता है, पहले आप करो तो सही, काम कर, आप गए मशीन को चालू किया, मशीन चालू नहीं हो रहा, चलो सर को फ़ोन लगा दे, ऐसा मत करो। पहले काम तो करो, उसमें देखो तो फॉल्ट क्या है ना। उसके बाद अब जैसे कभी एक बंदे ने पूछा सर मेरी मशीन का फ़ैन जो है 10 मिनट, आउटडोर का फ़ैन जो है 10 मिनट चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर चलता रहता है। तो देखो फ़ैन किससे चलता है, सिर्फ 2 चीज़ों से चलता है, कैपेसिटर और फ़ैन मोटर। मतलब इन दोनों चीज़ में कहीं फॉल्ट है, 10 मिनट चलने के बाद गर्म होने के बाद बंद हो रहा है ना। तो इस तरीके से इसको करो, तो वो फॉल्ट को पकड़ो, फॉल्ट को ढूंढना। देखो क्या होता है, काम करना आसान है, ये सीखना आसान है, लेकिन फॉल्ट ढूंढ के निकालना आसान नहीं है। फॉल्ट ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि यार क्या फॉल्ट है, कैसे निकालें इस फॉल्ट को। तो उसको ढूंढना पड़ेगा, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये रिले को बाईपास करना बताया, अब आपने रिले बाहर तो लगा दिया लेकिन इसको सप्लाई नहीं दिया,
तो ये काम नहीं करेगा। तो भाई 3 नंबर पे इस 3 नंबर पे भी करंट जाना जरूरी, तो आपने बाहर रिले लगा दिया, वहीं से एक लूप बना के इस 3 नंबर को भी दे दो, तो बोर्ड को भी करंट चलेगा, तो बोर्ड भी अपना काम करना शुरू कर देगा। पता चला आपने बाहर के बाहर रिले लगा दिया तो ये बोर्ड को करंट ही नहीं जा रहा है, तो बोर्ड को भी तो करंट चाहिए ना ये काम करने के लिए। तो एक पॉइंट इसमें लगाने का, एक नए वाले रिले पे लगाना, उसी में से लूप बना के एक रिले को उसमें डाल देना, लाइन को ले जाना और एक अपना कंप्रेसर में ले जाना, इस तरीके से काम करना। ठीक है दोस्तों।